मैंने अपनी क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में 80 में से 74 मार्क्स स्कोर किए थे एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने सिर्फ 5 डेज यानी कि 5 दिन बस बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी इंग्लिश की, यानी कि अपने आप को पूरा फोकस्ड कर दिया था और उसके पहले मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बिजनेस इको में चल रहा था। सो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैं बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था कि भैया मार्क्स कैसे आएंगे, लेकिन मेरा एक बिलीफ था, मेरे पास कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैंने यूज़ करी थी एंड आई थिंक सो जितने भी टॉपर्स होते हैं जो कि 100 में से 100 स्कोर करते हैं, 80 में से 80 स्कोर करते हैं, भैया इन लोग ना एक माइंडसेट से आते हैं और जब आप उस माइंडसेट को समझ जाते हो सो यू कैन ऑल्सो स्कोर यहाँ पर 100 में से 100 इन इंग्लिश। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर कुछ टेक्निक्स आज मैं बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझ करके दिमाग में रख करके जाना है एंड आप भी भले ही आपने कितना भी कम पढ़ा हो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी दैट वाज कि भैया जो इंग्लिश का एग्जाम है ना उसमें सिलेबस ना कंप्लीट नहीं हो पाता। मतलब फ्लैमिंगो भी है, विस्टा भी है, इतनी सारा लिटरेचर के चैप्टर्स हैं और यहाँ पर फिर राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स भी करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी करना है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई बोलता है भैया एनसीईआरटी की रीडिंग करो, कोई बोलता है इतनी सारी वीडियोस देखो, 3-3 घंटे की वीडियोस बना के रखी हैं। और मैं आपसे एक बिल्कुल फ्रैंक बात करना चाहता हूँ, आप 3 घंटे लगातार पूरी वीडियोस को देख भी लेते हो तो क्या आपके दिमाग में जाएगी? नहीं भाई, एकदम से नहीं जाती। इतने सारे चैप्टर्स की समरी कैसे जाएगी, इतने सारे चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम कैसे दिमाग में जाएंगे? तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पहले तो यहाँ पर एग्जाम में। तो मैंने क्या किया, सबको साइड किया, सारी समरी साइड करी, सबको साइड किया और उठाया एक सैम्पल पेपर। जब मैंने एक सैम्पल पेपर उठाया तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँगा, कोई प्रमोशन नहीं है, दैट आई यूज्ड ओसवाल के सैम्पल पेपर्स और उस पर आपको एक प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर मिलता है और बाकी कुछ अनसॉल्व्ड मिलते हैं और कुछ सॉल्व्ड मिलते हैं। मैंने उठाया सॉल्व्ड सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर, तो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या किया, उसको सॉल्व करना शुरू किया। तो यहाँ पर मैंने लास्ट के 2 दिन की बात करूँ चाहे 5 दिन की बात करूँ, मैंने रोज़ सैम्पल पेपर सॉल्व किया। इससे क्या हुआ कि मुझे 2.5 घंटे इंग्लिश लिखने की आदत हो गई। पहली चीज़ तो इंग्लिश लिखने की अगर मुझे आदत हो जाती है तो यहाँ पर मुझे इंग्लिश ही लिखना है पूरे उसमें। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, आपको इंग्लिश लिखने की आदत भी पड़ रही है, प्लस जब आप उसके सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया लिखते कैसे हैं आंसर को। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा था। तो सैम्पल पेपर पे अपना फोकस डाल दो अगर आप भी इस प्रॉब्लम में हो तो आपको समझ में जाएगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लिटरेचर का। इतनी सारी समरीज हैं उसको यहाँ पर रीड करो, इतने सारे एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन है उसको रीड करो, पर देखो यार प्रैक्टिकल बात करूँ तो अब 2 दिन में इतनी सारी समरीज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे अपने रेडीमेड आंसर्स की तरफ। ये कैसी टेक्निक होती है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि जितनी भी एक वीडियो मैंने निकाल ली थी वहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि देखो इस चैप्टर पे ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। साथ ही साथ आप जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो उससे भी आपको एक आइडिया पता चलेगा कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लास्ट लेसन की तरफ जाते हो तो जो फ्रांस था, अब उसका काम क्या था? सबसे पहले यहाँ पर 3 मेन क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन होता है कि भैया जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर उसने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या न्यूज़ फैली हुई थी, विलेजर्स का कुछ नया रिएक्शन था, वो अपन को यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि जब फ्रांस जहाँ पर स्कूल पहुँचा तो उसने क्या अनयूजुअल नोटिस किया, बिल्कुल सेम वर्डिंग्स आती है। तो अपन बोलेंगे कि भैया गांव के लोग पीछे बैठे हुए थे और एम हेमिल जो थे उस दिन उसको डांटा नहीं, उसको आने दिया। उसके बाद फिर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था यहाँ पर माहौल था। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी होंगी। थर्ड यहाँ पर क्या बनता है कि जब एम हेमिल ने फ्रांस से क्वेश्चन पूछा और वो आंसर नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर एम हेमिल ने उसको डांटा नहीं। और लास्टली एक क्वेश्चन बन जाता है कि अच्छा एम हेमिल ने एंडिंग कैसे करी क्लास की, तो उन्होंने कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ था, वो हो जाता है। 4 मेन क्वेश्चन बन गए। अब मुझे इसके लिए पूरा चैप्टर मैं क्यों पढ़ूँ 2 दिन पहले? तो मैं क्या करूँगा, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से देख लूँगा कि अच्छा ये 4 क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखते हैं, 50 to 60 वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं और लॉन्ग आंसर में आए तो ऐसे लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई पैटर्न। तो मैंने यही किया था, मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिया था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया था ताकि यहाँ पर उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड पैटर्न यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई होता है वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस देता है। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना है। लिटरेचर के लिए ये सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है।
देन अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ राइटिंग स्किल की, तो देखो राइटिंग स्किल जो होता है ना, उसमें आपको बस फ्रेजेस देख लेना। फ्रेजेस का मतलब क्या है कि किसी भी लेटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपको पता है कि लेटर को स्टार्ट करना आपसे आता है तो आप एंड आराम से कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक लेटर टू द एडिटर लिखते हो तो वहाँ पर फर्स्ट लाइन आप क्या लिखते हो? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल और ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स दिस जो भी आपका टॉपिक दिया, तो अगर पॉल्यूशन दिया तो टूवर्ड्स दिस, टूवर्ड्स द ग्रोइंग, टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द मार्केट। समझ में आ रहा है? सो इससे क्या हो रहा है आपका, इससे आपको स्टार्ट करते बन रहा है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया एक लाइन से, फिर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबके स्टार्टिंग फ्रेजेज याद कर लो। आर्टिकल लिखना है, पॉल्यूशन पे आ रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता ही आता है, उसको कर लो। इसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको जाकर के एक बार देख लो एंड यू आर रेडी विद द राइटिंग सेक्शन। बस अपने दिमाग पर थोड़ा सा, अपने आप पर भरोसा करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप जब राइटिंग स्किल कर रहे हो ना, तो राइटिंग स्किल में आपको लिखना है। अब यहाँ पर कुछ परफेक्शन नहीं होता कि यही लिखना है, बस आपको कुछ हेडिंग्स के हिसाब से लिखना है। तो बस आपको रफ पेज पे जाके आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना है कि इंट्रो में ये लिखना है, पेज का जो मेन कंटेंट है, बॉडी है, उसमें ये लिखना है, और लास्ट का कंक्लूजन ये लिखना है। दैट्स इट, यू आर रेडी विद द राइटिंग सेक्शन। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी भी थी, आपकी भी थी, कि भैया यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं होता है, कहीं से भी कोई भी रीडिंग सेक्शन उठा करके दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, देखिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके ऊपर आता है। जैसे कि हमको आया था कि जो एम्बुलेंस है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है और हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ दिया था। आप लोग के लिए भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड और रियल लाइफ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जैसे कि जंक फूड हो गया, और इन सब से रिलेटेड भी आपको आ सकता है। तो कॉमन सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पैसेज बनते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पे फोकस रखना है, क्योंकि देखो रीडिंग पैसेज ना मेरे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट आया था। मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना समझ के रखा अपने दिमाग में कि अगर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए आया है। तो जब भी मेरे सामने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना, तो मैं सोचता हूँ इसमें अपना 90% दूंगा, यानी कि 90% सही करने की कोशिश करूंगा, 10% गलत हो रहा हो जाने दो, 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे, बाकी के नंबर तो मिलेंगे। तो ये आपके अप्रोच होना चाहिए कि जब आपसे कुछ चीज़ नहीं बनती है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप कितने नंबर खींच सकते हो। तो मैंने क्या किया, आराम से 2-3 बार पैसेज को पढ़ लिया, ज़्यादा टाइम लिमिट को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा, अच्छे से पढ़ा, एक बार देख लिया, अच्छा ये चीज़ है, ओके डन, और हो गया। ठीक है, अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम पर 5 मिनट कम ले लूँगा। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करते आना चाहिए, और ये आपसे तभी आएगा जब आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस कराओगे, लंबी सांस लेते रहोगे एग्जाम के टाइम पर, तो एग्जाम प्रेशर से यहाँ पर आप जीत जाओगे। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ, दैट इज़ योर रूटीन। मैं 11 बजे सो जाता था स्ट्रिक्टली, और सुबह 6 बजे उठ करके एक बार रिवाइज़ कर लेता था। ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को प्रेशराइज नहीं करता था रात में, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी स्लीप से आप मेमोरी को इंक्रीज़ करते हो, आपका रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाता है, आपका सिर नहीं दुखता है, आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो, और आपकी अवेयरनेस भी यहाँ पर बढ़ जाती है। अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपके सामने नए पैसेज आएंगे, नया राइटिंग सेक्शन आएगा, तो आपको वहाँ पर आइडिएशन भी करना है। साथ ही साथ एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए। तो जब आप पेपर देने के लिए जाओगे उसके पहले एक लाइट ब्रेकफास्ट मैं बोलूँगा, 2-3 रोटी विद सब्जी इज़ ऑल यू नीड, एंड उसके बाद आप रेडी हो जाते हो फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। तो बस इतना करना, और ज़्यादा बोर्ड मतलब वो कुछ होते हैं ना, वो पेपर के पहले तक ऐसे बुक देख रहे होते, वो आपको नहीं करना है। एक बार पढ़ा, उसका फिर रख दिया, फिर आराम से कूल होकर के टाइम पर पहुंच जाना है, एंड यू आर रेडी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, साथ ही साथ मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।